नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं 6 मई 2026 को जारी हुए उस काफी जटिल सरकारी शुद्धि पत्र को, यानी कोरेगेंडम को, जो मेडिकल रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी या MRIT के लिए आया है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ना किसे पसंद है, राइट? बहुत भारी भरकम होते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरे डॉक्यूमेंट की परतें खोलेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीजों को आसान और लॉजिकल रखने के लिए हमने इन अपडेट्स को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये कोरिगेंडम 1 आखिर भला क्या है। उसके बाद डिग्री के नामों और बेसिक नियमों में हुए बदलाव। फिर बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट और PhD के रूल्स की, और लास्ट में जानेंगे जनरल गाइडलाइंस और स्टाइपेंड से जुड़े वो बड़े अपडेट्स जो सीधे तौर पर असर डालते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये कोरिगेंडम 1 असल में है क्या। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 6 मई 2026 को जारी किया गया ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई रूटीन सर्कुलर नहीं है, ये बहुत अहम है। ये सीधे तौर पर नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस यानी NCAHP के उस पुराने कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम में बड़े बदलाव करता है। मतलब ये पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को ही रीसेट कर रहा है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये नए नियम 24 अप्रैल 2025 वाले पुराने दिशा निर्देशों को तुरंत प्रभाव से रिप्लेस कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो पुरानी बातें अब इतिहास हो चुकी हैं। अब से MRIT संस्थानों, वहां के शिक्षकों और छात्रों सबके लिए यही नया ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट है। यही वो नई नींव है जिस पर आगे का पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है डिग्री के नाम और कुछ बुनियादी बदलाव। यहीं से हमें समझ आएगा कि ग्राउंड लेवल पर चीजें कितनी बदल रही हैं। अब सरकारी नामांकन में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प बदलाव हुआ है। पहले डिग्रियों को सीधे BMRIT और MMRIT लिखा जाता था, लेकिन अब इन अक्षरों के बीच में एक छोटा सा डॉट लगा दिया गया है, B.MRIT और M.MRIT। सुनने में ये बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में एक रूपता और एक अलग पहचान बनाने के लिए ये डॉट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उम्र की बात करें तो एडमिशन वाले साल के 31 दिसंबर तक 17 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। ये तो खैर एक स्टैंडर्ड रूल है, लेकिन जरा रुकिए, असली गेम चेंजर तो कुछ और ही है। पहले जो 30 साल की मैक्सिमम एज लिमिट होती थी ना, उसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, कोई अपर एज लिमिट नहीं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है जो शायद अपनी उम्र की वजह से इस फील्ड में करियर बनाने का सपना छोड़ चुके थे। चलिए अब जंप करते हैं तीसरे सेक्शन पर, यानी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के अपडेट्स, क्योंकि बैचलर डिग्री की शुरुआत करने के नियमों में कुछ सबसे बड़े बदलाव यहीं देखने को मिलते हैं। BMR के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो सेम ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 पास होना। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है लैटरल एंट्री का एक बिल्कुल क्लियर रास्ता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास इसी डिसिप्लिन में डिप्लोमा है तो वो बिना वक्त बर्बाद किए सीधे दूसरे साल यानी तीसरे सेमेस्टर में एडमिशन ले सकता है। सच कहूं तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने सबका ध्यान खींचा है। पहले क्या था कि BMRIT में एडमिशन के लिए केंद्रीय नीट परीक्षा पास करना मैंडेटरी था, लेकिन अब इस अनिवार्यता को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, इसकी जगह अब सीधा 10+2 की मेरिट पर आधारित सिस्टम लागू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब स्टूडेंट्स को उस भारी भरकम नेशनल लेवल के कंपटीशन की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। सीधे स्कूल के मार्क्स और आपका एडमिशन पक्का। अब कदम रखते हैं अपने चौथे सेक्शन में। यहाँ फोकस इस बात पर होगा कि उच्च शिक्षा यानी मास्टर्स और PhD लेवल पर यह रेगुलेटरी लैंडस्केप किस तरह से बदल गया है। मास्टर्स प्रोग्राम में एंट्री के रास्ते अब काफ़ी डिटेल में समझाए गए हैं। बेसिकली एक रेलेवेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर लाइफ साइंसेज में BSc के साथ संबंधित फील्ड में 2 साल का PG डिप्लोमा। और हाँ, यहाँ कैच ये है कि कैंडिडेट का NCHP का रजिस्टर्ड मेंबर होना अब एकदम मस्ट है, एक सख्त शर्त। इससे ये पक्का होता है कि हायर एजुकेशन में जाने वाले प्रोफेशनल्स पहले से ही नेशनल रजिस्ट्री के रडार पर हों। और बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट वाले पैटर्न पर चलते हुए पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से भी नीट का नामो निशान मिटा दिया गया है।
अब टेस्टिंग की पूरी चाबी सीधा यूनिवर्सिटीज के हाथ में दे दी गई है, यानी अब यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स करवाएंगी। देखा जाए तो ये एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन है, जहां हर यूनिवर्सिटी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट टैलेंट चुनने की पूरी आज़ादी मिल रही है। अगर हम इससे भी एक कदम आगे यानी पीएचडी की बात करें तो वहां भी नियम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिए गए हैं। पीएचडी में जाने के लिए अब एमएड और एमरिट की डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होना एकदम कंपलसरी है, और एडमिशन वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स पर ही टिका होगा। रिसर्च फील्ड में क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए इसे एक बहुत ही सॉलिड कदम माना जा रहा है। चलिए अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे इम्पैक्टफुल सेक्शन पर, जनरल गाइडलाइंस और स्टाइपेंड्स। यहाँ हम उन रूल्स को देखेंगे जो एकेडमिक लेवल चाहे कोई भी हो, सब पर एक समान लागू होते हैं। अब आप चाहे अंडरग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो या डॉक्टरेट, कुछ चीजें बिल्कुल यूनिवर्सल हो गई हैं, जैसे कि एक अनिवार्य मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, उस पर किसी सरकारी मेडिकल ऑफिसर की मोहर होनी चाहिए। इसके अलावा सरकारी रिजर्वेशन पॉलिसीज पूरी तरह से लागू रहेंगी और एडमिशन का पूरा प्रोसेस सीधे तौर पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या यूनिवर्सिटी ही चलाएगी। विदेशी छात्रों के लिए भी इस कॉरिगेंडम में एक बिल्कुल लीनियर और सख्त रास्ता तय किया गया है। ये प्रोसेस शुरू होता है स्टेट काउंसिल से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेने से, फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के जरिए मेरिट तय की जाती है, और फाइनली इंस्टीट्यूशन द्वारा वीज़ा का बहुत ही कड़ा वेरिफिकेशन होता है। ये पूरा फ्लो इसलिए बनाया गया है ताकि सब कुछ एकदम पारदर्शी और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहे। और अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, फाइनेंशियल अपडेट। इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस व्यवस्था को अब पूरी तरह से विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। ये एक ऐसा फैसला है जो हर एक स्टूडेंट पर सीधा असर डालने वाला है। डॉक्यूमेंट में जो पहले 7,000 या 15,000 रुपए के फिक्स्ड अमाउंट लिखे होते थे ना, उन्हें अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब इंटर्नशिप स्टाइपेंड तय करने की पूरी पावर सीधे संबंधित स्टेट काउंसिल्स को दे दी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हर राज्य का स्टाइपेंड अलग हो सकता है। ये पूरी तरह से उस राज्य की काउंसिल और उनके बजट पर डिपेंड करेगा। तो अब जब एंट्रेंस एग्जाम्स और स्टाइपेंड दोनों ही चीज़ों से केंद्र की पकड़ ढीली हो गई है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अलग अलग स्टेट काउंसिल्स के इस अलग अलग अप्रोच से भविष्य में अलाइड हेल्थ केयर एजुकेशन का पूरा लैंडस्केप आखिर कैसा दिखेगा? क्या इससे राज्यों के बीच क्वालिटी और सुविधाओं में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा? ये सोचने वाली बात है, और इसके नतीजे देखना वाकई दिलचस्प होगा। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।